हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग देखेंगे सीटेट 2019 का सॉल्व पेपर। और मेरे अनुमान से यदि आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। जितना आप कोर्स को पढ़ने में लगाते टाइम उससे ज़्यादा यदि आप इस पेपरों को सॉल्व करने में लगाते तो आपको उसका आइडिया मिल जाता है किस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जा रहे हैं और कैसे आने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूली क्वेश्चन होते हैं या कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो वही रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें आपके बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। तो सी टेट जो है वो टेट से काफ़ी हटके होता है। तो इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। ये सॉल्व पेपर है 2019 का। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से क्या लिखा? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 किसकी वकालत करता है? तो ये प्रश्न दोनों हिंदी इंग्लिश में है। जो भी इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश को देख सकता है, हिंदी चाहे हिंदी को देख सकता है। मैं से हिंदी में ही डिस्कस करूंगा पूरा। तो 2019 यदि आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो इसका उत्तर है वो है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो होती है इसमें कौन कौन आते हैं? समावेशी शिक्षा में हर वर्ग के व्यक्ति, हर वर्ग के बच्चे आते हैं, हर समाज के बच्चे आते हैं। अमीर हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, होशियार हो, या उसका जो धर्म से रिलेशन हो, किसी भी हो, उन सभी को एक साथ करके, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, श्रेष्ठ हो, सभी को एक साथ पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो समाज समावेशी शिक्षा। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत इसकी वकालत करता है। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो जो आज का दूसरा प्रश्न है, डॉट डॉट, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये अभी जो पहला प्रश्न है बस उसी से ये रिलेट करता हुआ दूसरा प्रश्न है, कुछ भी हटके नहीं है, सेम एक ही भाषा है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि इसमें जाति नहीं देखी जाती, इसमें वर्ग नहीं देखा जाता, इसमें अमीर और गरीब नहीं देखा जाता है, कमज़ोर नहीं महिला पुरुष नहीं देखा जाता है, दिव्यांग और सही बच्चा नहीं देखा जाता है, और सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है। उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें है कि नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्या है? सभी बच्चों को है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है 4, यानी कि समावेशी शिक्षा। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो जो आज का तीसरा प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है, एक शिक्षक को चाहिए, एक जो टीचर है उसे क्या चाहिए? वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, महत्व देता है, और वह अभ्यर्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो देखो, सबसे पहला विकल्प देखते हैं इसमें। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय, मतलब किसी एक विशेष के समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, तो ये गलत है समावेशी शिक्षा के अधीन। और वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी टीचर को नहीं कर रही है, इसलिए ये भी गलत है। और यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, ये करता है, एक महत्व देती है, तो सभी का सम्मान करता है, इसलिए यही सबसे बेटर इसका आंसर होगा। तो वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो बच्चे के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए टीचर को। अगर तुलना करनी है तो बच्चे की उसी के लास्ट जो रिजल्ट था, प्रतिफल था, उसी के अगले प्रतिफल से तुलना करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का भाव बढ़ेगा, उसको आगे की ओर तरक्की करेगा। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। तो आज का जो चौथा प्रश्न है वो है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं बच्चे? वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करके। यदि पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों से याद करते तो वो घर पे भी सीख सकते थे, विद्यालय की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए ये पहला उत्तर नहीं बनता है। दूसरा है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल नकल करने सीखते। तो जो भी अध्यापक टीचर ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिखता है तो वो सभी सीख जाना चाहिए था, तो बहुत कुछ हो जाता। तो नेक्स्ट है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये ज़्यादा सही है, क्योंकि जब बच्चा स्वयं करेगा कोई काम को तो वो ज़्यादा सीखेगा। अब देखते हैं अगला, इसी का चौथा विकल्प, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं
वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। शिक्षक जो होता है वो कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रण की बात हो रही है, यहाँ सीखने की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये विकल्प सही नहीं है। अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। तो आज का जो 5वां प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करनी चाहिए? नहीं, बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी पूछते हैं उनके संतुष्टि करनी चाहिए, उनके उनके विचारों को जो व्यक्त करते हैं उनको सुनना चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा माहौल कक्षा का बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे प्रेरित हों, इसलिए इसका सही उत्तर है 4। अब देखते हैं 6वां प्रश्न। तो आज का जो 6वां प्रश्न है वह निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो निम्नलिखिट में से कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है? क्या इसमें नहीं है पूछा गया है। इसको बहुत ध्यान क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है इनमें। सीटेट में मैंने पहले ही बताया इसमें बौद्धिक क्वेश्चन होते हैं। सीटेट जो है वो टेट से बहुत अलग है। अब देखते हैं पुनरावृत्ति एवं अभ्यास करवाना चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ है। निर्देश और संचालन ये भी करना चाहिए। अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया ये भी होनी चाहिए। कंठस्थीकरण एवं इसमें मतलब बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें रट्टा मारना नहीं सिखाना है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट ही हमें ढूंढना था, तो इसका सही नेगेटिव पॉइंट है 4 नंबर। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो सबसे पहले 7वां प्रश्न में ये देखना है, उसके बाद में उत्तर देना है। तो ये ए स्तंभ है और ये बी, यानी का और खा स्तंभ दिए गए हैं। इसमें एक दूसरे को रिलेट करना है कौन से कौन। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता योग्यता रखते हैं। और दूसरा क्या है? अधिगम। अधिगम क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, अधिगम असक्तता। ठीक है। और सृजनात्मक का है मूल संसाधनों के बारे में सोच सकना। और इसके बाद में एक बचा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो ये आसानी से विचलित होने की आदत। तो इसका ये हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है पहला का डी है, दूसरा का ए है। तो इन विकल्पों में से देखना, पहला का डी दूसरा के, तो ये पहला ही इसमें सही और सुटेबल बनता है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न आज का। तो जो 8वां प्रश्न है इसका ये पेपर जो है वो खड़ा हुआ लगा है, चलो देखते हैं। तो जो 8वां प्रश्न है 8वां, तो उसमें है बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। नहीं, तो इसका सही उत्तर जो है वो 2 ही है, सेकंड। अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। तो आज का जो 9वां प्रश्न है, मूल्यांकन करो। मूल्यांकन जो होता है बच्चे का वो किस स्तर पर होता है, क्या इसके अंदर समाहित होता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों को के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए और एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसमें 4 है। तो मूल्यांकन जो है अलग गतिविधि के लिए नहीं, ये पहला होना चाहिए। इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो हम बच्चे को सिखाते हैं उसी के अंतर्गत आना चाहिए, वही मूल्यांकन होना चाहिए। अब देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। तो जो आज का 10वां प्रश्न है वो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया? नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया? नहीं। अनुभव के परिमाण के रूप में व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया? ये बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर है सी, यानी कि तीसरा। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया? नहीं। इस संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है ये अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन जो आता है उसी को हम संरचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम कहलाता है। अब देखते हैं आज का 11वां प्रश्न। तो आज का जो 11वां प्रश्न है वो है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं? नहीं। जो तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं? नहीं।
किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। अब इसका उत्तर है चौथा। अब देखते हैं आगे, यानी कि 12वां प्रश्न। तो जो 12वां प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो एक टीचर है, प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के लिए किस रूप में प्रोत्साहित करेगी? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करके, बल देके, और बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो देखो इसका जो लगभग सभी सटीक लग रहे हैं, लेकिन जो एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए वो इसका होना चाहिए तीसरा। बच्चों में समस्या के बारे में, जो समस्या है उसके बारे में वो अनुमान लगाना सीख जाएं और वो विकल्पों को देखकर वो प्रोत्साहित करना, ये सबसे बेटर इसमें है। अब देखते हैं आज का 13वां प्रश्न है, वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो अधिगमकर्ता केंद्रित है, इसलिए इसका सही उत्तर है 2। कौन सा? सेकंड। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तो जो चौथा प्रश्न है वो नीचे दी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर है? तो ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये इसका नहीं है, इसको दर्शाता नहीं है। अब देखते हैं आगे, यानी कि 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो जो प्राथमिक बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो समाज है वो घर होता है, परिवार होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है 4। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। तो 16 प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या था? तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, निम्न होती है। तो ये गुणात्मक रूप से, यानी कि गुण यदि प्रॉपर्टी देखी जाए तो उसके हिसाब से उनकी जो सोच है वो भिन्न होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है 3। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, जेंडर। जेंडर का मतलब क्या है? तो एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो एक ये सामाजिक संरचना है, समाज केवल जेंडर के बारे में बात करता है, अन्य कोई नहीं। अब देखते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को की सही पहचान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है, जो आयाम है, व्यापक आयाम, उनके अगर पहचान की बात करें तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, तो ये इसका सही होगा 4 नंबर। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 3। अब देखते हैं 20वां प्रश्न आज का। तो 20वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? जो प्रगतिशील है, प्रोसेसिव है, उसकी शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? निष्क्रिय नहीं, कभी भी बच्चों को निष्क्रिय नहीं देखते हैं, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली प्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सेकंड होगा। अब देखते हैं 21 नंबर। 21 है, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है, एक सामाजिक गतिविधि है।
अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 है, जो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो पूर्व क्रियात्मक, तो ये क्या है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण और विचारों की अनुक्रमणशीलता। इसके बाद में वर्चुअल प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा वो ए होगा। अब देखते हैं 23 यानी कि 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो बच्चों और उनकी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम क्षमता सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। तो ये सीमित करने वाली बातें, ये आनुवंशिकता के आधार पर पूर्व निर्धारित है नहीं। किसी बच्चे के बारे में आप कोई चीज़ पूर्व से निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वो ये हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना चाहिए नहीं। ज़्यादा पुरस्कार यदि आप देते हैं तो बच्चा फिर प्रत्येक स्थिति में पुरस्कार के लिए लालायित रहता है। आप उसको एक गिलास पानी मंगवाते हैं, आप उसको 1 रुपए देते हैं, 2 रुपए देते हैं, तो उसकी एक आदत पड़ जाएगी। फिर आप कभी भी पानी बुलवाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हर जगह ये नहीं करना चाहिए। और चौथा क्या है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल सही सटीक आंसर है, इसलिए इसका सही उत्तर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 24। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है? चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसा होता है? तो जो चालक विकास क्रम है वो शीर्षगामी से अधोगामी होता है। ये बड़ा अलग है, लेकिन उत्तर क्या है? 4। अब देखते 25 नंबर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो किशोरावस्था ही होती है। अब देख जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और दूसरों का अवलोकन सीखते हैं। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है नहीं। और बच्चे को पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है नहीं सिखाया जा सकता। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हुए जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं उस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर बनता है 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 27वां। तो जो 27वां प्रश्न है वो है मौखिक संवाद को बच्चे अपने आप से करते हैं। कैसे मौखिक संवाद को बच्चे अपने आप से करते हैं? उन्हें लेव वायगोत्स्की की क्या कहते हैं? तो जो मौखिक संवाद होता है वो अहं केंद्रित वार्ता होती है। वो बच्चा अपने हिसाब से बोलता है, जो उसके अंदर भावना आती है उसी को बोलता है, तो इसलिए ये अहं केंद्रित है, स्वयं की केंद्रित है। अब देखते हैं 28। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो यदि इन्हें क्या है संबंधित विशिष्ट लिंग के साथ यदि संबंधित किया जाता है तो जेंडर प्रासंगिकता के अंतर्गत ये आता है। अब देखते हैं 29 29वां। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, प्रारंभिक कक्षा कक्ष में जब उसका एडमिशन होता है, कोई बच्चा विद्यालय में आता है तो क्या लाती है? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए और उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए नहीं हो सकता है। तो इसका सटीक आंसर 3 ही है। अब देखते 30। तो 30वां जो प्रश्न है वो है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो जो ये इस तरह का बच्चा है तो ये आपको क्या है इसकी डिटेल के बारे में कोलवर्ग का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक
सिद्धांत अभिन्यास और यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास। तो ये इसमें पॉइंट बनते हैं। तो इसमें जो करीब करीब क्वेश्चन ये पहले दूसरे हैं, इनमें आंसर बनता है सामाजिक, क्योंकि उसको समाज के प्रति भी दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे चोरी वाली बात आ रही है, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये चोरी ना करना या करना, ये समाज का एक दबाव रहता है, तो ये समाज यहाँ पे आ जाता है। और बात दंड की भी होती है कि यदि वो पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। सही बात है। तो सामाजिक क्रम नियंत्रक, मतलब कि ये एक नंबर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखते हैं आगे। तो अब जो नेक्स्ट, इसमें जो 5 भागों में बटा होता पेपर, ये गणित का भाग है। तो गणित के भाग में 31 से शुरू हो रहा है। तो समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा की दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को किस प्रकार से पूरा करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे आप? शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, सीधी सी बात है, ये व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं बेसिक में, तो उन्हें जो व्यवस्थाएं हैं वो कर प्रदान करवा के उन्हें आप करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है 32। 32 की अगर बात करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया है। और इस कक्षा 3 का बच्चा है, 16 गुणा 25 करता है, इस प्रकार करता है जो लिखे, ठीक है, ये सॉल्व कर देता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन की किस नियम का प्रयोग किया है? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, बांटने के बाद में उसको सॉल्व किया, इसलिए ये वितरण नियम के अंतर्गत आएगा। 4 नंबर। अब देखते हैं 33। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसमें नहीं वाली बात पूछे, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं? वर्ग समाधि, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण तो कर सकते हैं, अब संरक्षण इसमें नहीं आ सकता है। अब देखते हैं आगे 34 नंबर पेपर क्वेश्चन, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर दोनों है, यानी कि तीसरा। आगे 35। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? नहीं है निगेटिव। तो मान, मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना, तो ये गणित में आता है, ये भी आता है ये, लेकिन गणित के अंतर्गत कोई चीज कंठस्थ करना, याद करने की बात नहीं होती, रिवाइज की बात होती है। अब देखते 36। तो योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़े। एक कटोरी में 15 संतरे और दूसरी में 17 हैं, सब मिलाकर कितने संतरे? योग है। एक 9,950 रुपये वाली मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी? ये भी योग का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका उत्तर देना। तो ए, योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी, योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या है? दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या है? दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और चौथा क्या है? ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो ज्यादा बेटर है वो तीसरा ही है, यानी कि दोनों जो है योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला है, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप जो होती है, मैपिंग में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और अगला है, भार के संरक्षण की समझ आयतन की संरक्षण की समझ से पहले आती है। तो यही ज़्यादा सही है, चौथा। अब देखते 38, यानी कि 38वां प्रश्न।
तो 38 है। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल को सभी समूह आयताकार समूहों में व्यवस्थित करें। तो इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं की संबोधित किया जा सकता है। तो देखो टाइल्स हैं, टाइल्स के लिए क्षेत्रफल भी चाहिए क्योंकि लगाना है, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है। गुणनखंड चाहिए, परिमाप, इसमें आयतन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आयतन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए ये 3 विकल्प तो ऑलरेडी गलत हो जाते हैं, तो अब पहला ही सही बचता है। अब देखते हैं 39 39। तो जो 39 प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। रट लेना ये नहीं आता है हमारे, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करने ला, इसमें भी याद करने की बात है, ये नहीं हो सकता है, और इसमें भी कंठस्थ करने की बात है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका सार्वभौमिक उत्तर यदि बनेगा तो कौन सा बनेगा, दूसरा। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। तो 40 है, बोन हैली के स्तर जिस विकास के अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन, इसका सेकंड सही है। अब देखते हैं 41 नंबर। तो 41 जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। कार्यवाद, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संरचनाओं संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने के होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। उसने डेली गणित की कौन सी चीजें प्रयोग की हैं, इससे संबंधित होना चाहिए। अब देखते हैं अगला, दो दशमलव संख्याओं के गुणन, जैसे ये दी गई 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.066 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित रहेगा। टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर और डायनिस ब्लू। तो इसका ये तीसरा जो है वो सबसे बेटर रहेगा, ग्राफ पेपर से आप इसको बता सकते हैं। अगला है 43, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। निगेटिव इसमें पॉइंट है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनकी तर्क का विश्लेषण करना, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। और अगला है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। तो इसमें नहीं की बात है, प्रभावशाली जो योजना नहीं है वो। अब देखते हैं 44 क्वेश्चन, गणितीय अध्यापन में को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों की प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संरचना संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो ये भी है, और प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना ये भी सही है, होना चाहिए ऐसा। अब छात्रों की त्रुटियों की प्रतिरूपों, जो गलतियां कर रहे हैं उनकी जो प्रतिरूप है उसको केंद्रित होना, और एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो जो गलतियां त्रुटियां करेंगे उनके प्रतिरूपों पर केंद्रित होने की आवश्यकता नहीं है, गलतियां करना ये स्वाभाविक लक्षण है। आगे 45, तो 45 है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, आधे 1/2, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो देखो जो वॉलीबॉल यहाँ पे खेलते हैं वो 1/4 खेलते हैं, कितने, 1/4। तो जो टोटल 1/4 है वो किसके बराबर है,
160 के बराबर। तो एक कितने के बराबर होगा? 640 के बराबर होगा। 640, 16 चौको 64। तो एक 640 के बराबर है। और हमें निकालना किसका है? शतरंज खेलने वाले छात्र। तो जो शतरंज खेलते हैं वो छात्र हैं 1/16। कितने? 1/16। तो जो 640 है, 640 उसका 1/16 निकाल दो। तो 16 चौको 64, 1 0। मतलब 40 छात्र ऐसे हैं जो शतरंज खेलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अब देखते हैं अगला। यदि आए 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? कितने चतुर्थांश? तो इसका सही उत्तर है अब देखते अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जा सकता है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या कौन सी आएगी? अधिकतम जो होनी चाहिए, मैक्सिमम जो संख्या होनी चाहिए वो कौन सी आएगी ये देखना है। और अंक मेरे पास हैं कितने? 6। 3 संख्याएं इनमें एडजस्ट कर। तो मेरे ख्याल से जो संख्या अधिकतम के लिए अगर निकालना है तो सबसे पहले पहले आप बड़ी संख्या रख दें। ये रखना चाहिए। तो इस क्रम में यदि आप निकालेंगे तो 3 2 5 6 4 10 8 7 15 1 16। तो अधिकतम संभव जो संख्या है मैक्सिमम, वो मेरे पास 1 नंबर होने की संभावना बनती है। अब देखते 48 नंबर। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है। 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम 2 रुपये, और पार्सल का भार 50 ग्राम 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम 3। तो दीपक क्या जाती है और 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। तो उसे कितना डाक टिकट देना होगा? तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लगाना होगा। तो इसका सही उत्तर है 3। यदि आप गणित के इन क्वेश्चनों को आसानी से और ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जो बिल्कुल ही यानी कि 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका होगा प्रत्येक गणित के प्रश्न के लिए। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो इसका सही उत्तर है, तो आगे चलते हैं। तो ये जो ट्रेनों का है, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें ये जो सारणी दी गई है और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही कथन है वो तीसरा है। भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 11 घंटे 40 मिनट। फिर से बताना चाहूँगा, गणित के यदि आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं और जल्दी सॉल्व करने हैं तो इसका सेपरेट वीडियो बनाने के लिए आप हमें कमेंट करें। मैं आपका इसके गणित का सेपरेट वीडियो और बहुत ही ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में? तो अवरोही क्रम आपको जानना चाहिए, आना चाहिए। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, बड़े से छोटी की ओर। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 30, करेक्ट। 30.5, 3.5, 3.055 ये बड़ी, 3.05, 3.005 और दशमलव बिल्कुल सही है पहला उत्तर। अब देखते हैं 52 नंबर। तो जो 52 है वो है, एक दुकानदार है 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो ये सभी जो वजन है उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। उनको जोड़ने के बाद में जो आएगा 9.6 और उन्हें बराबर बराबर के यानी कितने बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। बराबर बराबर होना चाहिए, 2 दर्जन होने चाहिए। तो 2 दर्जन का मतलब हुआ 24।
और 24 का आप इसमें भार लगाएंगे, 24 चौको 96, तो 400 ग्राम के पैकेट आपको बन के तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारता क्या है? तो देखो 3/7 भाग भरा हुआ है, खाली कितना है? खाली जो है वो 4/7 भाग खाली है। तो ये कितना लीटर आता है? 4/7 भाग में 16 लीटर, तो 4 चौको 16, तो एक भाग में कितना पानी आएगा? 28 लीटर। यानी कि पूरा जो गिलास है वो आपका 28 लीटर का होगा। करेक्ट। तो इसी प्रकार से, जैसे एक तो बीच बीच में मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको ट्रिक से, ऐसे ही मैं सॉल्व करके आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। रविवार को उसने 60 रुपये खर्च कर दिए, तो उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो इसका ये डिटेल समझ सकते हैं आप। 50 बचाती, 100 बचाती, 80 बचाती, तो ये टोटल जो उसके बन के तैयार होती 680। 60 रुपये वो खर्च कर देती, 620 रह जाते। तो इस प्रकार से इसको आप शॉर्ट में दी चाहते हैं, कमेंट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। सबसे पहली कंडीशन है सम संख्या है। 3, 4, 6 का सार गुणा जो, यानी कि 3 से, 4 से और 6 से पूरा भाग चलेगा, तो 3 और 4 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना हुआ? 12। 12 हुआ, तो 12 से भी वो संख्या कटेगी। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो अब गुणनखंड की बात भी आएगी, तो 12 दूनी 24 भी बनता है आपको, 12 तिया 36 भी बनता है, 12 चौको 48 भी बनता है, 12 का जो गुणज है सार गुणज। लेकिन गुणनखंड कितने होने चाहिए उसके? 9। तो इसके गुणनखंड आप करके देख लीजिएगा, तो जिसके भी 9 गुणनखंड तैयार हो जाए वही उसका उत्तर होगा। अब देखते हैं 56 क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। कोई एक वर्ग है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? देखो ये वर्ग है, ठीक है, भुजा की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब जो नया वर्ग बनाया जाता है उसका क्या होता है? भुजा को दुगना कर दिया जाता है, यानी कि 20 कर दिया जाता है। तो इसका परिमाप कितना था? अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, यानी कि 40। तो इसका कितना बन गया? इसका बन गया 80। 80 बन गया। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप में कितना रिलेशन है? कितने गुना का रिलेशन है? 2 गुना का, इसलिए इसका सही उत्तर 3। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों की रेखाएं हैं? क्षैतिज भी है, ऊर्ध्वाधर भी है। क्लियर सी बात है। पहला है, अब देखते हैं 58। ये आपको जो संख्या दी गई है वो बाइनरी नंबर दी गई, तो इसको क्या है? 10 के आधार गुणक में देखना है। तो इसके लिए आपको उस शॉर्ट में इसके डिटेल पढ़ना होगा। तो इसका जो उत्तर है वो, अब देखते हैं 59। 59 क्वेश्चन जो है, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए? चतुर्थांश की प्रतीक के श्याम पट पर लिखना चाहिए, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना चाहिए और चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है बी, सी, ए। पहले काम बी, यानी कि ठोस पदार्थ लेकर उसे बांटना चाहिए, उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र और दिखाने चाहिए, और उसके बाद चतुर्थांश की प्रतीक को श्याम पट पर लिखना चाहिए। अब देखते हैं गणित का आज लास्ट प्रश्न। तो गणित का है 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा कितना, और इसमें गुणा किया जाए कि रिक्त स्थान की संख्या आ जाए। तो क्या 7 का गुणज होगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि काट के आप देख लीजिए, 36, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, और 2 से अगर इधर काटेंगे हम तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14।
तो 7 का गुणज, सही बात है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य नहीं है। 14 10 से कम है, नहीं है 10 से कम। एक सम संख्या है, यस सम संख्या है। 56 का गुणज है, 14 चौके 56, बिल्कुल सही है। तो ए डी ई क्या सही है इसका, ए डी और ई। तो इस प्रकार से आज जो बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी और गणित के सीटेट का इस पेपर का सॉल्व किया। और यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करें आगे अन्य बचे हुए पेपर को देखने के लिए। थैंक यू।